और अगर मैं देखूं तो रमीज़ राजा सिर्फ नहीं जाएंगे। अगर देखा जाए इस कुर्सी के चेंज होने के साथ साथ आपका पूरा मैनेजमेंट चेंज होगी, आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके कोचेस, आपकी हर चीज़ में तब्दीली आएगी। इवन कि आपका कैप्टन भी चेंज हो सकता है। जी हाँ, कैप्टनसी भी जा सकती है बाबर आजम की, क्योंकि रमीज़ राजा हैं तो बाबर आजम हैं, और अगर रमीज़ राजा नहीं है तो बाबर आजम भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बात करेंगे कराची टेस्ट के ऊपर। जी हाँ, जो कि शुरू हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो टॉस बिलाकर जीत लिया। जी हाँ, टॉस जीत लिया। और ये कि बड़े ही हम शुक्रगुजार हैं बाबर आजम के कि उन्होंने टेस्ट में अपना जो है वो क्वाइन टॉस जीत लिया। जी हाँ, बैटिंग का फैसला किया पाकिस्तान ने। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिसमें पाकिस्तान की अप्रोच के ऊपर बात करूंगा कि पाकिस्तान किस तरीके से कराची टेस्ट में खेल रहा है। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन के ऊपर कि टीम सिलेक्शन कहाँ पे और किस तरीके से की जा रही है टीम के अंदर। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा रमीज़ राजा। जी हाँ, रमीज़ राजा जो कि जिनकी चेंजेस काफ़ी हद तक राइटिंग ऑन द वॉल हैं, और नया चेयरमैन कौन हो सकता है ये भी मैं आपको बताता चलूंगा आगे इंशाल्लाह वीडियो के अंदर। तो फिर जाने से पहले, इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची टेस्ट के ऊपर। जी हाँ, पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया पहले, और पाकिस्तान ने अच्छा रन्स का टोटल बना लिया, जिसे कहते हैं 304 रन बनाए बोर्ड पे, जिसमें आपको नजर आता है कि बाबर आजम नुमाया नजर आए। 78 किया बाबर आजम ने, लेकिन बाबर आजम की 78 का मैं करूं क्या, मतलब ये कि ये जो 78 रन्स हैं, चले आप ये कह सकते हैं कि ये 78 रन्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया जो है वो टीम के टोटल के अंदर। लेकिन अगर ये टीम के जो टोटल हैं बाबर आजम की जो इंडिविजुअल स्कोर्स हैं, अगर यही हमारे किसी काम में आएंगे ही नहीं, तो फिर हम इस इंडिविजुअल स्कोर का कि नंबर 1 2 है भाई, नंबर 1 जो है वो ये है, तो इस तरीके से चलता रहेगा मामला। तो किस तरीके से, मतलब ये ना किसी कॉज के अंदर आते ही नहीं है। ये रन्स जो हैं ये उनके अपने पर्सनल माइलस्टोन्स तो हैं, लेकिन ये टीम के किस वक्त काम आएंगे बाबर आजम, ये हमें बताते चलेंगे। कब बताएंगे ये मेरे ख्याल में देखना होगा। उनसे सवाल करो तो वो ऑफेंड हो जाते हैं कि जी हाँ, हमारी टीम की परफॉर्मेंस, क्या मेरी परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं आ रही है, जो है वो जो है मैं ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ऑफेंड होते हुए नज़र आते हैं काफ़ी जगहों के ऊपर। फिर उसके बाद ये कि इस बैटिंग में जो पाकिस्तान ने पहले दिन की, उसमें सलमान अली आगा ने नीचे से रन्स किए, जो कि अच्छा लगा। नीचे से देख के उन्होंने बेहतर रन्स किए, अच्छे शॉट्स लगाए। लेकिन रिजवान पे बात करनी होगी। जी हाँ, टीम सिलेक्शन पे इस तरीके से बात करेंगे कि रिजवान अभी तक टीम में है क्यों। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कौन सी ऐसी ब्रैडमैन की जो है वो परफॉर्मेंसेस दे दी हैं रिजवान ने, कि जो है वो मतलब इनको कोई टस से मस नहीं कर पा रहा, कोई हिला नहीं पा रहा। जी हाँ, कोई भी टीम से बाहर जाएगा जी, लेकिन रिजवान ज़रूर खेलेगा। बाबर आजम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान जो है वो कुछ अलग ही तरीके से नज़र आते हैं, उनको अलग चश्मों की, आंखों की नज़रों से अलग ही तरीके से देखते हैं कि जी रिजवान तो खेलेगा चाहे कोई खेले ना खेले। जी हाँ, अजहर अली इस मैच में आखिरी उनका टेस्ट मैच है, तो अजहर अली खेल रहे हैं इस मैच में। शान मसूद को उन्होंने खिला लिया, जी बड़ी बात है, शान मसूद को खिला लिया, वरना अगर इमाम इंजर्ड ना होते तो मेरे ख्याल में शान मसूद तो खेलते भी नजर नहीं आते। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे एक बात आपको मैं बताऊं, इसमें 18 रुकनी स्क्वाड में 17 लोग अब तक खेल चुके हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर, लेकिन एक वाहिद फर्द है जो कि अभी तक नहीं खेला। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, वो वाहिद फर्द सरफराज अहमद ही है। जी हाँ, वो नहीं खेले। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि जी वो कराची से हैं, उनका ताल्लुक इस रीजन से है, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्यों है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों पैदा हो गए वो इस शहर के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में जो है देखा जाए तो सिर्फ वो एक लड़का ही नहीं खेला। मैं इस पर नहीं कह रहा, मैं मेरिट पे बेस पे बात कर रहा हूँ कि अगर रिजवान खेले, रिजवान ने ऐसे कौन से तीर मार लिए कि जो है वो अभी तक खेले चले आ रहे हैं। रिजवान सरफराज का इस टेस्ट में, कराची टेस्ट में खेलना बनता था, भरपूर खेलना बनता था। मतलब ये कि सरफराज किस तरीके से ना खेलते हुए नजर आती, ये मुझे समझ नहीं आया। जब रिजवान बैक टू बैक फेल हो रहे हैं, हर पोजीशन उनको ट्राई करके दे दी जाती है, हर सिनेरियो उनके लिए बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी जो रूट की फुल टॉस बॉल पे कैच दे के जा रहे हैं, लेकिन जी उनकी कुर्सी हिलाने वाला कोई मौजूद ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में कुछ समझ नहीं आता कि किस तरीके की सिलेक्शन हो रही है। ना फास्ट बॉलिंग में कोई सिलेक्शन मुझे समझ में आती है कि आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं वो फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम ही रह गए हैं। मतलब जहां बंच ऑफ प्लेयर्स का फास्ट बॉलर का पूल हो, जिस मट्टी में अगर आप पत्थर मारो तो वहां से फास्ट बॉलर निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में वहां पे ऐसा ड्राउट पड़ गया है
के फास्ट बॉलर्स नज़र ही नहीं आ रहे हैं आपको। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स अब ढूंढना पड़ेगा कि भाई उस गली में है या इस गली के अंदर फास्ट बॉलर है। मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान कप इसी शहर के अंदर चल रहा है, स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। मेरे ख्याल में वहाँ पे आप नज़रें दौड़ाएं, जो आप कहते हैं इंजर्ड मीर हमजा जो हैं वो मौजूद हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान कप के अंदर वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। बैट के साथ भी उन्होंने अच्छी की, बॉलिंग के साथ भी उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो मेरे ख्याल में अगर आप जिसको लेना चाहें आप ले लेते हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी लेंगे, लेकिन अगर आप ना लेना चाहें तो उसके लिए 100 बहाने हाजिर हैं जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अगर डे 2 को अगर मैं डिफाइन करता चलूँ पाकिस्तान के, तो इंग्लैंड का एक आउट हुआ था। आज पाकिस्तान ने कैप्टनसी के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर नहीं होती कैप्टनसी तो बाबर भाई आप छोड़ दीजिए कैप्टनसी, क्योंकि आपसे नहीं होती। क्योंकि जो है वो टेस्ट क्रिकेट में आप एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, प्लेयर होने पे आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप जैसा बैट्समैन अभी इस पूरी सदी में मौजूद नहीं है हमारे पास, लेकिन जो कैप्टनसी होती है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती करना। मेरे ख्याल में जो बॉर्न नेचुरल कैप्टन होते हैं उनके लिए भी, उनके ऊपर भी ऐसा सख्त तरीन वक्त आ जाता है। आप तो अभी सीख रहे हैं और आप सीखने में इतनी गलतियां करेंगे कि जी फील्ड खुली रखी हुई है और जो है बॉलर बस स्पिनर्स बॉल कराए जा रहे हैं, फास्ट बॉलर्स का कोई रोल नहीं है टीम के अंदर। और आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाएं कि आज जब पाकिस्तान ने आज इंग्लैंड को 50 रन ऊपर करवा दिए, मतलब यहाँ आपने 304 रन तो बनाए, इंग्लैंड को 50 रन और ऊपर लीड दे दी उनको, इस तरीके से कि आपसे 7वां 8वां 9वां आउट ही नहीं हो रहा था। जहां उनके टेल एंड पर खेल रहे थे वहां पे भी वो मजे मजे से वुड जी चौके करा रहे हैं, और ये कि एंड के उनके प्लेयर्स भी आराम आराम से खेल रहे हैं। वो तो भला हो बेन फोक्स का कि वो आउट हो गए, वो हवा में उन्होंने शॉट खेल दिया तो वो आउट हो गए, वरना अदरवाइज तो वो बेन फोक्स भी खड़े रहते, यही 50 की लीड जो है वो 100 की पहुंच जाती। मेरे ख्याल में ये 50 रन की लीड आपने ज़्यादा बनवा दी है, क्योंकि अब यहाँ से अगर आप स्कोर करते हैं 300 350 तो कहीं जाके आपका स्कोर बनता है 300 के करीब जाके। लेकिन अगर आप इस तरीके से जो है वो 200 250 बनाएंगे तो यही 180 90 का स्कोर बनेगा। मेरे ख्याल में ये चेस करना कोई बड़ी बात नहीं होगी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, बेन स्टोक्स को आपको दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके की वो कैप्टनसी कर रहे हैं वो बंदा, रोटेशन पॉलिसी अपने बॉलर्स की उनकी ज़बरदस्त है। फील्ड प्लेसमेंट ये है कि अजहर अली को वो 2 बार डाउन द लेग पे आउट कर चुके हैं, मतलब वही फील्ड लगा के फिर वही जो है वो अजहर अली फिर डाउन द लेग शॉर्ट बॉल को खेलते हुए फिर आउट हो गए पीछे जाके। हमारे ज़्यादातर बैट्समैन ऐसा लगता है शॉर्ट बॉल आती है और ऐसे टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं कि जी भाई हमें तो शॉर्ट बॉल खेलना ही नहीं आती, हम तो कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं शॉर्ट बॉल, कभी हमने खेला ही नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो आपको कहीं का भी छोड़ नहीं रहा। मतलब ये कि ऐसी लव एंड हेट रिलेशनशिप है जो है वो शॉर्ट बॉल के साथ, कि मेरे ख्याल में टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं आपकी। तो मेरे ख्याल में आपको इसके ऊपर भरपूर काम करने की ज़रूरत है। अभी भी जो है देखा जाए तो अभी भी 29 रन का ट्रेल बाकी है पाकिस्तान का, और फिर उसके बाद ये कि काफ़ी हद तक अभी मेहनत करनी पड़ेगी इस मैच के अंदर पाकिस्तान को, और देखना पड़ेगा कि कहाँ हम बैट आउट करना पड़ेगा। और यकीनन 300 350 रन बनाने होंगे, जिसमें 300 अगर आप लीड उनको टारगेट देते हैं तो कहीं जाके आपका चांस बनता है कि आप उनको आउट करने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन इंग्लैंड जो है वो खेलने वाला है 4 या 5 के रन रेट से, तो मेरे ख्याल में उनके लिए टारगेट कोई मुश्किल नहीं होगा, अनटिल एंडलेस की बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन करना शुरू हो जाए और आपको उसमें मदद मिलना शुरू हो जाए। तो ये मैच की सूरत हाल है। बात करेंगे रमीज़ राजा के ऊपर। जी हाँ, रमीज़ राजा साहब के मुतालिक खबरें ये हैं कि जी आईपीसी की तरफ से जो है वो समरी जो है भेज दी गई है, और वज़ीर आज़म साहब जो है वो अगर उस समरी को दस्तखत करते हैं, वो बिल पेश होता है जाके जो है असेंबली के अंदर, वो मंजूर होता है, तो उसके बाद ये कि आइन भी चेंज हो जाएगा, 2014 का आइन बहाल हो जाएगा, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट्स हैं, जिसमें डिपार्टमेंट अपने प्लेयर्स को जो है वो पैसे देखता है और सैलरीज भी हैं, और फिर अपनी उनकी तरफ से खेलते हैं लोग हमारे क्रिकेटर्स। और फिर उसके बाद ये कि चेयरमैन की तब्दीली मेरे ख्याल में ऑन द कार्ड्स है। 2 नाम हमारे सामने हैं, नजम सेठी सर का नाम है और शकील शेख का नाम है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि नजम सेठी ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार नज़र आते हैं इस तब्दीली के, क्योंकि जो है वो माजी में भी इस पोजीशन पे काम कर चुके हैं, और फिर एफिलिएशन भी होती हैं, क्योंकि करंट गवर्नमेंट की उनके साथ काफ़ी हद तक अच्छी बातचीत नज़र आती है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी की है लाहौर के अंदर। तो मेरे ख्याल में ताने बाने काफ़ी हद तक मिलते हुए नज़र आते हैं। और अगर मैं देखूँ तो रमीज़ राजा सिर्फ नहीं जाएंगे, अगर देखा जाए इस कुर्सी के चेंज होने के साथ साथ आपका पूरा मैनेजमेंट चेंज होगी, आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके कोचेस, आपकी हर चीज़ में तब्दीली आएगी। इवन कि आपका कैप्टन भी चेंज हो सकता है। जी हाँ, कैप्टनसी भी जा सकती है बाबर आजम की, क्योंकि रमीज़ राजा हैं तो बाबर आजम हैं,
और अगर रमीज़ राजा नहीं है तो बाबर आजम भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर होती नज़र आ रही है। ये तो पहले ही हो जाना था, लेकिन नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बेहतर परफॉर्मेंस एंड के वक्त रही, ऑल दो आप फिर भी हार गए, और उसके बाद ये कि अब ये जो सीरीज़ का वाइट वॉश है, ये राइटिंग ऑन द वॉल जब आ गया है, तो मेरे ख्याल में ये एक इसने फायर ऐड किया है इस तब्दीली के अंदर। और मेरे ख्याल में प्रिटी मच ऑन द कार्ड्स हैं चीज़ें, और नजम सिटी मेरे ख्याल में टेक ओवर करते हुए नज़र आते हैं पीसीबी को। मेरे ख्याल में रमीज़ राजा की अगर कहीं पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स उनकी ये हैं कि उन्होंने टूर्स को काफ़ी बड़े बोर्ड्स को उन्होंने आंखें दिखाई और उनसे कुछ ना कुछ पैसे वसूल भी किए, उनके टूर्स भी कराए। पीआर मैनेजमेंट मीडिया की बेहतर रही, मीडिया मैनेजमेंट अच्छी थी। तो इस तरीके से, लेकिन उनके नेगेटिव्स ये हैं कि वो बयानात कुछ देते हैं, कल सुबह कुछ बयान देंगे, रात में कुछ देंगे, दोपहर में कुछ देंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें काफ़ी हद तक नेगेटिव में जाती हैं रमीज़ राजा के। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में हालिया सीरीज़ जो हम हारने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में सीरीज़ हार चुके हैं, वाइट वॉश के थाने पे हैं। जो पहली टीम होगी इंग्लैंड जो पाकिस्तान में अपने घर में वाइट वॉश करेगी, मतलब पहली टीम कोई वाइट वॉश करने जा रही है, मेरे ख्याल में अब तक ऐसा हुआ नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मुश्किलात हो जाएंगी, और मे बी के रमीज़ राजा न्यूजीलैंड की सीरीज़ तक ना चेंज हो, लेकिन उसके बाद तो होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आपका क्रिकेटिंग सीज़न ख़त्म हो रहा है। फिर उसके बाद ये कि आगे जो है वो न्यूजीलैंड से ओडीआईज भी होंगे। फिर उसके बाद ये कि आपका सीज़न ख़त्म होगा तो फिर पीएसएल होगा, तो उसमें दरमियान में गैप रहेगा। तो ये एक बात थी। और फिर आपसे आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि पीएसएल में क्या हुआ, पीएसएल के ड्राफ्ट में क्या हुआ, पीएसएल के ड्राफ्ट में ये कौन से बड़े प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया और कौन से बड़े प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुए। जी हाँ, हमारे कुछ अपने पाकिस्तान के वेटरन्स हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए इसके अंदर। और फिर इसके बाद बात करेंगे आगे जाके, यकीनन हम रिव्यू भी करेंगे कि कौन सी टीम पे कौन सा स्क्वाड रिव्यू करेंगे, कौन सी टीम तगड़ी है, कौन सी वीकनेसेस हैं, किसकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो मेरे ख्याल में आगे ये भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो मेरे ख्याल में आप अपना प्यार देते रहिएगा। आज की वीडियो को हमने पूरा समराइज़ किया। यकीनन आपसे मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही है, और ये कि कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाया जाए और बेहतर से बेहतर आपके पास इंफॉर्मेशन और तज़किया अपना पेश किया जाए। तो अपने मेज़बान काजिम नकवी को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स करके बताया करें। अपने मेज़बान के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कमेंट्स में जुड़े रहेंगे तो, और वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारे लिए भी ग्रोथ का मौका आगे जी बनता रहेगा। तो अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।